कहाँ थे कल? कल बात क्या कर रहे थे? हाँ, बिहार के। अच्छा, पर्सनालिटी पर कुछ सेलेक्टिव पर्सनालिटियां हैं जिनको हमने आपको लिस्टिंग करवा दिया था कि ऐसे लोगों को आप निश्चित रूप से स्किप मत करना। उन्हीं लोगों पर कल बातें हुई थी और उन बातों के क्रम में बात किए थे किन पर? महावीर पर बातें हुई होगी, बुद्ध पर बातें हुई होगी, चाणक्य पर बात किए होंगे, और हाँ, अशोक पर हमारी बात हुई थी, शेर शाह पर बात किए थे जाते जाते। अच्छा, शेर शाह के बाद अग्नि पर्सनालिटी गुरु गोविंद सिंह, एक क्रम में। अब मैंने कल आप लोगों के सुझाव से यही इम्प्लीमेंट किया कि जो भी पर्सनालिटियां हैं उस पर बोल देंगे। बाकी आपके पास कोई किताब होगा तो उसका फैक्ट्स वगैरह देख लीजिएगा, हम उस पर बेहतर था बोल देंगे आपको। ठीक है, कि आपको एक कंप्लीट उसके बारे में बैकग्राउंड मिल जाए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, बंगाल की जब यात्रा पर थे उसी क्रम में पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ दिसंबर 1966 में। दिसंबर 1900, हाँ, 1966 नहीं, कहाँ है हम, देखिए, 1666 में, 1666 में। अरे चलो ठीक है, 1666 में कब जन्म हुआ है? 1666 में मेरे लाल, 1666 में, दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना? ना, 1666 होता है। इतिहास का मास्टर कभी 2-3 साल आगे पीछे बढ़ जाता है। ये लास्ट वाला गड़बड़ नहीं होता है, देखो यहाँ लास्ट वाला गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है इसमें कि बोलने के क्रम में टोन स्लिप मार देगा, अब 16 का 19 चल जाता है, 16 का 18 आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही फिर बॉयलर हिट हो जाएगा तो ये गड़बड़ नहीं होगा। आ जाओ, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह जिनके पिताजी गुरु तेग बहादुर, थोड़ा सा घटना उनके बारे में भी पढ़िएगा कि जब वो कश्मीर में हुआ करते थे तो एक बार कश्मीरी मुसलमानों ने, सॉरी, कश्मीरी पंडितों ने उनके सामने एक निवेदन लेकर के पहुंचा कि गुरुजी, औरंगजेब का कहना है कि आप इस्लाम कबूल कर लो तो सबको छोड़ देंगे, क्या चाहते हो? या फिर औरंगजेब का एक दूसरा शर्त है कि आप हमसे बातें करो, औरंगजेब से सीधे, और बातों के बाद हम इन पंडितों को छोड़ देंगे। गुरु तेग बहादुर ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और औरंगजेब के पास दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में आप देखोगे कि इन्होंने एक शब्द में इस्लाम नहीं कबूल करने की बातें की और इसलिए इनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था दिल्ली के चांदनी चौक पर। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने हत्या करवा दी। उसी के बाद बाल्य अवस्था में ही गुरु गोविंद सिंह को गुरुपद संभालना पड़ा था और ये अन्य गुरुओं के मुकाबले बड़ा अलग थे। इस मामले में अलग थे कि इन्होंने सबसे पहले सैनिक सिख का कंसेप्ट लाया, सैनिक सिख का कंसेप्ट लाया, और इसी सैनिक सिख के कंसेप्ट के अंतर्गत अमृतसर में एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उन्होंने कहा था कि हम लोगों को धर्मांतरण से रोकेंगे और सबकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है।
कौन सा शर्त है? लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। तो हाथ में एक वो लिए हुए थे तलवार। कहे कि मेरी एक देवी है जिसका मैं आराधना करके आ रहा हूं, वो किसी का सर मांग रही है कि कोई अपना सर अगर दे दे तो मैं बकस दूंगा सबको। अब बताओ कौन सर देने को तैयार है? अब कोई व्यक्ति आसानी से सर देगा? नहीं देगा। लेकिन उस समय लोगों की ये आशंकाएं थी कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा गुरुजी हम तैयार हैं। फिर वो उसे तंबू में ले गए और वहां से उस व्यक्ति को बैठा दिया, एक बकरे को काटा और बकरे को काट करके तलवार एकदम खून चुआते हुए पहुंचे मंच पर और कहे कि देवी एक से नहीं मान रही है, दूसरा का डिमांड है। मतलब ये लोगों को आश्वस्त हो चुका था कि जिस व्यक्ति को ये ले गए उस व्यक्ति को तो इन्होंने बलि दे दिया है, अब दूसरे को भी देंगे। फिर दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिला, चौथा भी मिला और पांचवें तक की तलाश थी, पांचवें भी मिल गया। उन्हीं लोगों को पंज प्यारे कहा जाता है। पंज प्यारे कहा उन्होंने, पंज प्यारे कहा। सिख धर्म में जो 5 सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें पंज प्यारे कहा गया है। ठीक है, इतना समझाने के लिए हमने उस कहानी को समझाया। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में और आपसे क्या पूछेगा कि इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना किया था। और खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। 1699 में खालसा में नारा दिया था कि राज करेगा खालसा। देखते हैं ना, जरनैल सिंह भिंडीवारा, ये सबको नाम सुना है आप लोगों ने? जरनैल सिंह भिंडारवाला पंजाब के। हाँ, अभी जो खालसा है ना, इस खालसा के, आधुनिक खालसा के संस्थापक माना जाता है जरनैल सिंह भिंडारवाला को। उसका नाम ही जरनैल सिंह था, मतलब वो गुस्से से धड़कता रहता था। खोज रहा है, वो मिलने वाला है जी। चलो, वो खत्म है, वो मारा गया जरनैल सिंह भिंडरवाला। आज तक ये है, ब्लू स्टार इंदिरा गांधी चलाई, उसी में चल गए। ठीक है, अब उनके अनुसंगी लोग हैं ना, ये कह रहे हैं मूसा वाला का, तो मूसा वाला भी चल गया। पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हैं। अब ये वो कौन बचल है जो जेल में है? और लड़कियां भी दुनिया में खतरनाक पागल होती है। हाँ, बिश्नोई, लड़कियां भी गजब खतरनाक पागल है। एगो देख रहे थे लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, एक लड़की थी, वो कही कि आहा वो बिश्नोई वो मेरा हीरो है, उसको कोई भी आतंकी मत बोले। देखो, आई थी अभी सोशल मीडिया पर, बयान दे रही थी। लोगों ने कहा कैसा हीरो है? तो कही कि हम उसको बहुत मोहब्बत करते हैं, हम जेल में जाने वाले हैं मिलने उससे, है कि नहीं। फिर मीडिया ने कहा कि एज का बहुत गैप है। कहा कि कोई बात नहीं, प्यार एज कहाँ देखता है मैडम, है कि नहीं है? हम सोचे कितनी पगली है सब। चलो हटाओ, अब बताओ। लॉरेंस बिश्नोई है वो अभी बहुत है। हाँ, देखिए, कम से कम उतना तो कर रही है सर। मेरे लिए तो उतना भी कोई करने वाला नहीं है। टोपी वाला तबाह है। अरे पढ़ो लिखो, नौकरी करो, तुरंत कोई भी मामला मिला ये सब कंपरेटिव फॉर्म में बैठा देता है कि मेरा क्या हालात है भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। हटाओ हटाओ। चलो, खालसा पंथ, उन्होंने नारा दिया था क्या? राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। नारा दिया था राज करेगा खालसा। ये नारा है गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह ने मेरे भाई सिखों के लिए 5 क को अनिवार्य कर दिया। 5 क को अनिवार्य कर दिया, जिसमें केस, कंघा, कृपाण, कटार, कच्छा, कच्छा, इस 5 क को अनिवार्य कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। 5 क को अनिवार्य कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1666 को। और ये सिखों के अंतिम 10वें गुरु, अंतिम और 10वें गुरु। इनके बाद गुरुपद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और अब गुरुपद बना दिया गया है किसे? गुरु ग्रंथ साहब को। गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को अब गुरु बना दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया गया।
गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया गया। कच्छा, इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया गया मेरे भाई। एक पर्सनालिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो ज्यादा समय ना लेकर के इसको, नहीं तो पर्सनालिटी पढ़ाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। आए अभी तो बताए इनको राज करेगा खालसा, तो आ रहा हूं ना राजेंद्र प्रसाद पर, पहले पढ़ाने तो दो राजेंद्र प्रसाद को। आगे आगे तू काहे का बोल रहा है भाई, इसी के लिए पैसा दिया है ना, उलझाने ही के लिए दिया है ना, नहीं अगर उलझाता तो पैसा काहे का देता है यहाँ बताइए। एकदम साफ लल्लू बाड़ा तू हूं है, नेता बना, भविष्य तारोई में बहुत अच्छा बा, दूसरे के बात में दखल अंदाजी देना काम किसका है? हाँ नेता का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुनो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म जन्म कब हुआ था? 1884। कहां? सिवान के जीरादेई में, सिवान के जीरादेई में, जीरादेई में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, 2 बार तक राष्ट्रपति रहे, एक 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक। ये भारत में राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल रहा है, कार्यकाल रहा है, ठीक है। इनकी सबसे बड़े कार्यों में से एक और इनकी उपाधियां क्या रहेगी? सुनो, बात कर लेते हैं, सब पर बात कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इनकी उपाधि, इनकी उपाधि देश रत्न की उपाधि है। देश रत्न, देश रत्न क्वेश्चन पूछ लेता है उपाधियों से, जैसे लोकनायक किनको कहते हैं, देश रत्न किसको बोलते हैं, लोकमान्य किसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। खास करके पीआरटी के परीक्षाओं में तो निश्चित रूप से आते हैं, पीआरटी में निश्चित ही आते हैं। दिक्कत है? ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, सुनिए, सबसे पहले इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में सक्रियता कब से दिखाई थी? तो 1906 में। थोड़ा सा बात वहां से करना शुरू करते हैं। जब बंग भंग आंदोलन बंगाल में शीर्ष पर था, चरम पर था, तो बंग भंग आंदोलन के समय ही उन्होंने उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने पटना कॉलेज में एक छात्र सम्मेलन बुलाया था। बिहार का पहला छात्र सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में इन्हीं के नेतृत्व में बुलाया गया था, और यहां से ये धीमे धीमे भारतीय राजनीति का हिस्सा बनते चले गए। लेकिन इनकी सक्रियता देखी कब गई? तो 1917 चंपारण सत्याग्रह में, जब गांधी जी चंपारण में नील किसानों को संरक्षित करने के लिए नीलों के विरुद्ध में जो सत्याग्रह चलाई, उसमें राजेंद्र बाबू थे। असहयोग आंदोलन, जो भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, सदाकत आश्रम की स्थापना हो रही थी, और उस स्थापना से लेकर के और पूरे आंदोलन में राजेंद्र बाबू की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी जबरदस्त भूमिका निभाई, जहां पकड़ के इनको बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, बांकीपुर जेल पटना में कैद किया गया था। ये भी बहुत काम की बातें हैं। अब ये हिस्ट्री की बात है तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें जंप करा दूंगा बोलते हुए, ठीक है। ये बड़ा सुलझे हुए व्यक्तित्व थे, सुलझा व्यक्तित्व थे, और इसलिए मैं इनको सुलझा व्यक्तित्व कहता हूं क्योंकि
हर एक मामले पर इन्होंने जबरदस्त तरीका से काम किया। भारत में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो उस संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष भी बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ है। 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान बनकर के तैयार हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में ये स्थापित हुए 1952 में। लेकिन देखना थोड़ा विवाद है कि 1955 में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। तो उस समय के नेताओं की पंडित नेहरू सीधे से हाथ खड़ा कर दिए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में जाने से। उन्होंने कहा था कि देखो, हम राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है और सभी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों को बनाने, उसका संरक्षण के लिए और उसको चलाने की पूरी पूरी आजादी है। लेकिन सरकार यदि इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो धर्म निरपेक्षता कहां है? धर्म तंत्रात्मक और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है? पाकिस्तान और भारत में सीधा सीधा अंतर क्या है कि वहां धर्म राज्य में हिस्सा बना हुआ है और हमारे यहां धर्म अलग है, राज्य अलग है। तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। लेकिन राजेंद्र बाबू चले गए तो थोड़ा सा दोनों में ये मनमुटाव वहां रही थी। लेकिन वर्तमान स्थिति को तो छोड़ ही दीजिए कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है कि नहीं है? बातें कुछ भी हो, अभी चुनाव कहां पहुंच गया। अभी हम ईश्वर से रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ये 2-4 दिन बीत जाएगा कि नेताओं पर ताले लग जाएंगे। बात सही है कि नहीं? अरे वाकई में एक फॉरेनर बैठा हुआ, एक अमेरिकी व्यक्ति, एक अमेरिका का जर्नलिस्ट हमारे यहाँ के नेताओं के भाषण को जब अमेरिका में उस पर बोल रहा होगा, वहां पर उसको लिख रहा होगा, तो उसके मन में क्या भावनाएं आती होगी कि एक राष्ट्राध्यक्ष इस तरीका की बातें बोलेगा। मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सीधी सीधी बात है कि शब्द की गरिमा नहीं खोना चाहिए, नहीं है? अभी चुनाव में आप लोग देख रहे थे ना, सर छोड़ो, हरा, चलो ये बातें निकल गई। तो राजेंद्र बाबू चले गए। अब यही के बाद पंडित नेहरू को लग रहा था कि पहले के बाद यानी 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। खुद से कह देंगे कि छोड़ो, राष्ट्रपति हम नहीं रहेंगे। लेकिन राजेंद्र बाबू भी मानने वाले नहीं थे। वो क्या नाम, लड़ेंगे तो हम ही। हाँ, लेकिन एक बात से आश्वस्त कर दिए थे कि इसके बाद नहीं लड़ेंगे। और यही कारण है कि भारतीय संविधान में आज तक संशोधन नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितना बार बन सकता है? हाँ, जितना बार मन करे बन सकता है। अमेरिका के संविधान में कितना बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? सब फेल कर गया। पुनर्निर्वाचित कितना बार हो सकता है? तो क्वेश्चन न समझना था। एक बार निर्वाचन और दूसरा बार पुनर्निर्वाचन होता है। तो क्वेश्चनवा पूछता है पुनर्निर्वाचन कितना बार होगा। अब लड़का मारता है हुमच हुमच के 2 बार। ठीक है, वो गलत बातें हैं सर। तो ये 1957 में सबसे ज्यादा वोट 90% वोट इनको मिला था। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि आज तक राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा मत किसे प्राप्त हुए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1957 में 90% वोट इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद की एक रूपरेखा रही थी। बांकीपुर जेल से फिर आए। 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। 1962 में, कोई बात नहीं, 1962 में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह काम की बात है, इसको भी लिख करके रखिएगा, इसको भी लिख करके रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन बार बार हम लोग से पूछा है, रामधारी सिंह दिनकर। कल उनकी कृतियों को हमने लिखा था क्या?
नहीं लिखा था, झूठ बोलेगा जी? उनकी कृतियों को तो लिखवे किए थे ना। कितना मास्टर आदमी है झूठ बोलने में, तुरंत बातों से पलट जाता है। सुनो, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा बड़ी काम की चीजों को, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रही है रश्मि रथी, और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है रश्मि रथी। एक बात पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार के कवि थे? प्रेम के थे, वीर रस के थे, या हास्य कवि थे? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। हाँ, वीर रस के कवि थे। अच्छा, आप लोग ने हिंदी पढ़ा है कि नहीं है? हाँ, मेरा यूट्यूब पर, हाँ नहीं, पर्सनालिटी में पूछेगा इसकी रचना, पर्सनालिटी में पूछेगा इसका रचना। अच्छा, रचना भी हिंदी में पूछा है, कोई बात नहीं, अगर वहां भी आए, अगर शस्त्र हो कहीं पर काम आ जाए तो ये गैर प्रासंगिक नहीं है। आए, हाँ, वो रश्मि रथी को आपने सुना है? घर जाकर के एक बार पढ़ना, गूगल पर सर्च मार के, रश्मि रथी। सच है विपत्ति जब आता है कायर को ही दहलाता है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं क्या खोते, विघ्नों को दूर भगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यही तो सबसे बड़ी कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। एक और कृति है कि घूम 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 वन वन, कैसे पांडवों पर लिखा है। पांडव जब आए, शांति का प्रस्ताव, बड़ा जबरदस्त लिखा है। बचपन में किसी क्लास में ये था, आप लोगों को भी ये कविता याद होगा। पांडवों के बारे में लिखा है उन्होंने। देखा जाए क्या कविता को, तो रुको देखते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर कविता उन्होंने लिखा था मेरे भाई। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बचपन में नहीं पढ़े थे क्या? मैत्री को राह बताने को पढ़े थे, भूल गए? सबको सुमार्ग पर लाने को, और दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर गए। दो न्याय तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो अपना, 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ये रामधारी सिंह दिनकर का ही है। तो रामधारी सिंह दिनकर पर 2-4 बात लिख करके खत्म कर लेते हैं, तभी खत्म होगा। ज्यादा गहरा पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन खैर, अभी हमको इन्वायरमेंट भी पढ़ाना है ना आप लोगों को। आए, हाँ, ये बिहार के रहे थे और बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, इसलिए पढ़ रहे हैं। सुनिए, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। जन्म हुआ है 1908, चलो सबका एकदम, सबका लाइव एकदम धुआं की तरह चल रहा है, हवा की तरह चल रहा है। इस सबसे बात नहीं किए हैं अभी, ऑनलाइन वाला सबसे, सब लोगों का बढ़िया चल रहा है निश्चित रूप से। ठीक है, हाँ। रामधारी सिंह दिनकर जन्म कब का है? 1908। कहां जन्म हुआ था इनका? बेगूसराय के सिमरिया में, बेगूसराय के सिमरिया में। सिमरिया में वीर रस के कवि थे, पॉइंट लगा के लिख लो। वीर रस के कवि थे। कौन से कवि थे? हाँ, वीर रस के कवि थे।
स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व इन्हें विद्रोही कवि माना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व इन्हें विद्रोही कवि माना जाता था, जबकि जबकि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि कहलाए, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि कहलाए। राष्ट्रीय कवि हैं विद्रोही कवि कहे जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लिख देते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। रश्मि रथी, रश्मि रथी, सीपी और शंख इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रश्मि रथी, रश्मि रथी, सीपी और शंख, सीपी और शंख, परशुराम की परीक्षा, चाहे प्रतीक्षा, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा, परशुराम को जानते हो ना? वाह। रेणुका परीक्षा, हाँ प्रतीक्षा, सॉरी आगे लिखो रेणुका। ये लिखे थे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जी हाँ उपन्यास है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। एक रचना बड़ी फेमस है, हारे को हरिनाम। एक रचना इन्होंने किया है, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। समझ रहा है मेरी बातों को? नहीं, हारे को हरिनाम, जो हारता है उसी को हरि प्यारे होते हैं, जीतना वाला तो अपने को भगवान मान लेता है। मानता है कि नहीं? गांव में इन्हीं को तो लोग पढ़ते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, आ सुख में सुमरन जो करे, दुख काहे के होए। कबीर ने इन्हीं को तो, कबीर इनसे पहले थे, कबीर इनसे पहले थे। ठीक है, गजब की बात है। ये हिंदी को इसलिए ही आपके एग्जाम में कंपलसरी कर दिया गया और अच्छा लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मातृभाषा में पढ़ाना है। हिंदी पढ़ के जाइए और समझ के जाइए। केवल पढ़ के जाइएगा तो हिंदी का क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा, पकड़ाएगा। हिंदी का क्वेश्चन हम देखते हैं कि और विषयों की तुलना में थोड़ा और शानदार और जानदार हो गया है, नहीं है क्या? बहुत टफ देता है। वो कबीर को आपके स्तर पर जो पूछा जाना, कितनी चिंतनशीलताएं। कबीर, खैर आप लोग हिंदी में पढ़ना उसको, ठीक है? अब मुझे हिंदी की तरफ मत खींचिए, मन मेरा भाग चुका है। हम्म यूट्यूब पर लगातार लड़का डिमांड कर रहा है, हजारों हजार, तो वहां हिंदी के लिए मुंह खोले ही नहीं है, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है हिंदी पर। मैं आज तक कभी पढ़ाया नहीं हूं। अब आप बताओ कि मैं जो चीज नहीं करता हूं उसमें क्यों हाथ डालूं? हाँ, रिसर्च करने का मेरे पास समय नहीं है। 16-18 घंटा बिजी रहने वाला आदमी अब रिसर्च करके कैसे पढ़ाएगा जी? आप ही बताइए। हाँ, जितना पढ़ाते हैं उसको पढ़िए। अभी तो यूट्यूब पर भी आज कल सेशन लगा हुआ था गांधी पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ा पाए। आज पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, उसको पढ़िए। नहीं, अब उसको हम तरीका बदल दिए। उस दिन पीपीटी बना हुआ था जो हमको खुदे बोर होने लगा, हम 1 घंटा में उतर गए। पीपीटी बच्चा को अट्रैक्ट नहीं करता है। अगर उसी को हम लिख के पढ़ाते ना तो फिर मजा आ जाता, लेकिन दिक्कत थी कि पीपीटी था, तो कोई बात नहीं। आप लोग अपने हिंदी के लिए 2-3 चीज को पढ़ के रखना, कबीर को, रहीम को, कबीर और रहीम को, ये सब लोग बहुत काम आते हैं। रहीम को, एक रहीम का दोहा है और कबीर का, रहीम का दोहा
बहुत अद्भुत दोहा है, आपने सुना है क्या? तुलसीदास और रहीम के बीच एक वार्तालाप है, सुनो। ये आपके हिंदी के लिए दो शब्द बोल देता हूं। तुलसीदास और रहीम के बीच, तुलसीदास को जानते हो? हाँ, जरूर पढ़िएगा तुलसीदास को। एक ऐसा व्यक्ति, इसी को कहा जाता है जिद्द। जिद्द, इंसान को जिद्द पालना चाहिए, जो काम वासना में अभिभूत होकर, आज के समय में क्या बोलते हो कि पागल हो गया है, वही काम वासना में अभिभूत होकर उफनाती गंगा को 100 के साथ पार करके फिर अपनी पत्नी के घर जाते हैं। वहां, हाँ वही, सर्प को रस्सी समझ के दाखिल होते हैं, तो पत्नी की एक व्यंग, पत्नी का एक व्यंग, हाँ उसका एक व्यंग उनको इतना महान बना दिया। कभी कभी अपने लोगों का व्यंग भी इंसान को बड़ा ऊंचा पहुंचा देता है कि जितना तुम मेरे से मिलने के लिए कष्ट किया, उतने में तो भगवान तुमको मिल जाते। और फिर वो निकल पड़े भगवान को। और एक दोहा याद आता है उनका, जबरदस्त दोहा है कि एक महिला गई थी तुलसीदास के यहां कहने के लिए कि मेरे घर शादी है मेरे बच्ची का, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप कुछ दे दीजिए कि मैं विवाह कर सकूं। तुलसीदास ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक मेरा मित्र है रहीम, और वो रहीम जो है राज दरबार में किसी बड़े ओहदे पर है, लाओ एगो चिट्ठी लिख देते हैं, जाकर रहीम को दिखाना, वो दे देगा। और दोनों का कॉम्बिनेशन शानदार है। वो महिला वो चिट्ठी लेकर के गई रहीम के यहां, रहीम ने भर भर के उस महिला का मदद किया। फिर तुलसीदास से आकर के मिली, तो उस महिला ने जो बताया वो जबरदस्त था कि सर वो आदमी जब दान दे रहा था, तो जैसे जैसे उसके हाथ ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे नैन नीचे झुकता जा रहा था। आज के सोशल मीडिया वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन लोगों को पढ़ना चाहिए कि एक कंबल बांट के 5 जगह फोटो खिंचवा देता है। अरे उसको रहीम को पढ़ना चाहिए। अभी कल हम देखे एक आदमी को, मन किया उसको इतना मार मारे कि मैं क्या कहूं। वह व्यक्ति पूजा करके आ रहा था और प्रसाद बांट के फोटो खिंचवा रहा था। हम के लानत है इस दुनिया पर, तुम भगवान को भी चीट करने से नहीं छोड़ा। हाँ, तुम पूजा करके आ रहा है और यहां रोड पर कुछ लोग जो खड़े होते हैं, गरीब टाइप के, रिक्शा टाइप के लोग, उनको प्रसाद देके और कहा फोटो खींचो। एक फोटो खींचे जा रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? दुनिया को कहां लेके जा रहे हो? बचिए इससे। तो उस महिला के बाद बड़ी सुंदर लिखा है तुलसीदास ने कि ऐसी देनी देन तू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। यानी ऐसा देनी देने से कहां सीखे हो कि जैसे जैसे हाथ ऊपर जा रहा है वैसे वैसे नैन नीचे जा रहा है। तो रहीम ने भी बड़ा सुंदर अद्भुत जवाब दिया था कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, आ लोग भरम हम पे करे, याते नीचे नैन। अब ये चीज को पढ़ करके किसी व्यक्ति में नैतिकता नहीं आएगी क्या? आएगी। और वहां हिंदू मुसलमान कोई है क्या? अगर इन चीजों को समाज में बोया जाए तो कभी दंगे होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन इसको लोग क्यों बोने देंगे? है देखा, ये अंधभक्ति से तो दुनिया भारी हो रही है। सही तरीका क्या होता है रे मेरे दोस्त? तुम्हारे सामने जो परोसा जाएगा वही ना तुम समझेगा। समझ रहे हो मेरी बात? खाना जो मिलेगा वही ना खाएगा। यहां तो खाना देने से पहले ही सब चीज तैयार है कि इस खाना को हम बहुत हिम्मत से खींच करके लाए हैं, संभल जाओ, नहीं तो आगे तुम्हारे बाल बच्चों को यह खाना नहीं मिलेगा। अमुक धर्म वाले ये खाना छीन लेंगे, अमुक धर्म वाले तुमको ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन खत्म, तुम्हारी संस्कृति खत्म कर दी जाएगी। ऐसे थोड़े चलेगा। हमने तो बहुत समझा दिया है, अब इस पर ज्यादा बातें न करके आगे बढ़ा देते हैं। कबीर पर भी कभी बातें होगी। हाँ पक्का, मन में बहुत भूचाल है, बंद करेंगे इस सबको और एक दिन रखेंगे पॉलिटिक्स को। हाँ, वो दिन भले मैनेजमेंट से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वो दिन पूरा नुखस निकाल देंगे। हाँ जानते हो, हाँ एक दिन एकदम नहीं चलेगा। मतलब चुनाव भी बीत रहा है, चुनाव भी नहीं गए हैं, नहीं गए। अब ऐसे नहीं कहेंगे, लाइव है, वोट देना चाहिए मेरे भाई, ठीक है चलो।
1 बजे से सर। जी हाँ सुजीत जी, 1 बजे से। बहुत अच्छी बात है सर। चलो ठीक है। अब कबीर को भी कभी पढ़ना, इसलिए मैं आपको इन पर थोड़ा हिंट्स कर दिया कि हिंदी में आपको ये मदद करेंगे। कबीर एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने अनुभव को प्रमाण बना लिया, कभी पेन को हाथ नहीं लगाया और लिख दिया, कितना अद्भुत। और किसी धर्म को छोड़ा ही नहीं। कहां रहते थे? बनारस। बनारस हिंदुओं का गढ़ है, आध्यात्मिक नगरी कही जाती है बनारस को। और वहां से कबीरदास दहाड़ रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो से अच्छा जात है जो पीस खाए संसार। हिंदू सब ताली बजा रहा है कि वाह कबीर, ये कॉन्फिडेंस है, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना। मुस्लिमों को नहीं छोड़ा उन्होंने। आगे क्या धर्म में पड़े रहते हो। काकर पत्थर चूद के मस्जिद भी दियो बनाए, और रोज सुबह में मुल्ला बोले है? हाँ, क्या बहरा हुआ खुदाए। निश्चित रूप से लोगों ने कहा वाह कबीर। और आज देखो दोनों धर्म के लोग कबीर को मानते हैं। कबीर पंथी हिंदू भी है और कबीर पंथी मुस्लिम भी है। ये प्रासंगिकताओं को सीखना है, इन प्रासंगिकताओं पर आपको बात करनी है। ये प्रासंगिकताएं आपके लिए आदर्श है। तो हिंदू के इन क्षेत्रों में इस पर आपको एक वे लेकर के चलना होगा। समझ रहे हो ना? देखिए सबके साथ ये चीजें है कि मेहनत तो आप ही को करनी है। हम लोग एक रास्ता बता सकते हैं, एक रास्ता आपको बता सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करिएगा तो फिर समस्याएं आ सकती हैं। दिनकर का हो गया। दिनकर के बाद चलो फिर और किसी बड़े लोग पर बात करते हैं आपसे। भिखारी ठाकुर पर भी बात करना, भिखारी ठाकुर पर भी बात करना। हाँ हेडिंग लगाइए ना भिखारी ठाकुर, इसमें क्या सोचना है भाई। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। जन्म कब हुआ था भिखारी ठाकुर का? तो सारण छपरा में जन्म हुआ था। 1887 को जन्म हुआ था। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनकी रचना विदेशिया है। इनकी रचना क्या है? विदेशिया है। कहानी खत्म, लिखवा दिए हैं। इनकी रचना विदेशिया है, इनकी रचना विदेशिया है। हमने फरीश्वर नाथ रेणु को भी लिखाया था, याद है क्या सबको? फरीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं भी हुई थी। अरे कल के क्लास में फरीश्वर नाथ रेणु को लिखवाए थे ना, बोले नहीं थे, उनकी रचना लिखवाए थे ना, मैला आंचल ये सब नहीं लिखा है। तो हेडिंग लगा लो फरीश्वर नाथ रेणु। हाँ बिहार के ही हैं फरीश्वर नाथ रेणु। अररिया जिला फरबिसगंज औराही गांव। हाँ फरीश्वर नाथ रेणु जी जो है ये पुरुष है, महिला नहीं है। कौन महिला बना रहा है रे? फरीश्वर नाथ रेणु अररिया में। जिला कौन सा है? अररिया। जी हाँ, तो अररिया पुणे से काट के बनल बा ना मेरे बाबूलाल। चलो अररिया में हुआ था। इनकी प्रमुख उपन्यास मैला आंचल है। मैला आंचल है। इनके प्रमुख उपन्यास मैला आंचल है। हाँ इनकी प्रमुख उपन्यास मैला आंचल है मेरे भाई। सबसे प्रमुख उपन्यास इनका मैला आंचल रहा है। मैला आंचल से ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, मैला आंचल। एक लिखा था इन्होंने जुलूस, लिख लो, 2-3 नाम लिख लो। जुलूस के लिखा था। पलटू लिखे थे, पलटू, पलटू बाबू रोड। एक जुलूस को लिखा था, एक पलटू बाबू रोड।
पलटू, ए पलटू मतलब, हाँ नहीं, ये पलटू बाबू रोड लिखे थे, पलटू बाबू रोड। हेडिंग कौन सी लिखना है? ये इनकी उपन्यास रही थी, ये इनकी उपन्यास है मेरे भाई। एक बड़ा फेमस कवि और हुआ करते थे अपने बिहार के, रामवृक्ष बेनीपुरी, नाम सुने हैं क्या? मुजफ्फरपुर के हुआ करते थे, गद्य लेखन के लिए जाने जाते हैं। एक लाइन में लिखो, इनका जन्म 1899 को, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 को कहां हुआ था? हाँ, मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में, 1899 मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना माटी की मूरत, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? जी हां, माटी की मूरत, इनकी प्रमुख रचना माटी की मूरत, सीता के फूल, सीता की मां, सीता के फूल, सीता की मां, सीता की मां, जी हां, सीता की मां, सीता समझते हैं ना? सिरध्वज जनक की पुत्री, जिसकी उत्पत्ति या जन्म कहां से माना गया? पृथ्वी से माना गया। और सीता एक नारी ही नहीं, एक प्रतीक है, किसका? शांति के। सीता प्रतीक है शांति के। और जब भी कोई किसी के शांति का हरण करता है, उसका नाश हो जाता है। रावण जैसा एक महाबलशाली किसी के शांति का हरण किया तो देखो कहां हो गया, जमींदो या जमींदो जहद हो गया। ठीक है, चलिए एक काम करिए, दो तीन और इनकी रचनाएं फेमस रही है। गांव के देवता, गांव के देवता, कैदी की पत्नी, इनकी एक और रचना है, कैदी की पत्नी। कैदी उपन्यास है, कैदी की पत्नी। नौकरी लग जाए तो सबको गूगल कर करके पढ़ना, सब उपन्यास गूगल पर उपलब्ध है। कैदी की पत्नी। संघमित्रा, जी हां, संघमित्रा, संघमित्रा। लाल तारा, लाल तारा। अमर ज्योति, अमर ज्योति। नेत्रदान, विजेता, बहुत हो गया। जी हाँ, जी हाँ मेरे भाई, ये सब रचना है। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये आप लोगों का होमवर्क था लेकिन घर पढ़ने के लिए, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। एक चीज और, हमको अभी जनजातियों को पढ़ाना है और जनजातियों के साथ साथ विद्रोह पढ़ाना है। अभी 3-4 क्लास लग जाएगा, वही जनजातियों का कल्चर और विद्रोह को पढ़ाना है। इसमें समय अभी 3-4 दिन लग जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि देखो सिलेबस बड़ी समय से समाप्त हो, लेकिन अभी एग्जाम का भी कोई आता पता नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 10 को तो नहीं होगा, 20 को भी नहीं होगा। सबसे पहले कि ईश्वर करे कि 10 तारीख को एग्जाम हो जाए फेज 3 का, ताकि फेज 4 और फेज 5 पर हम लोग भी जोरदार अटैक करें। जब तक फेज 3 नहीं होगा, फेज 4 और फेज 5 माहौल नहीं पकड़ेगा, कुछ भी कह लीजिए।
एक के बाद दूसरा आता है, दोनों साथ कभी नहीं चलता है। ठीक है, तो एग्जाम बहुत जरूरी है और लगातार एक एक महीना पर एग्जाम लेना विद्यार्थी के हक में नहीं होता है ना। एक महीना में एग्जाम ले लीजिएगा तो हक में नहीं होता है। लेकिन स्थिति ऐसे ही बनी हुई थी। अब TRE3 ना चलो कोई बात नहीं। हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटने का आजादी है। हाँ, पोल खुल गया। हम नहीं देखते हैं ये सब न्यूज, अब कोई आता है तो हमको बता देता है। चलो ठीक है मेरे भाई। अनुग्रह नारायण सिंह, 2 लाइन में लिखना। 1887 में इनका जन्म औरंगाबाद के पोइवा गांव में हुआ था। 1887 में इनका जन्म औरंगाबाद के कौन सा गांव है? हाँ, पोइवा। पोइवा, पोइवा लिखे, पोइवा, पोइवा गांव में हुआ था। पोइवा गांव में हुआ था। जानते हैं काहे लिखवा दिए? ये कभी कभी ये पगला सब आता है, इसलिए मैं गांव लिखवा देता हूं। वो सीधे गांव में पहुंच जाता है क्वेश्चन पूछ के। एक बार पूछले है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कौन गांव में हुआ था, बीपीएससी एक बार पूछ लिया है। मुरली भरावा गांव में हुआ था। अब बताओ, औरंगाबाद के आदमी मुरली भरावा जानेगा जी? चंपारण में एक छोटा सा गांव है, 500 लोगों का गांव है, वो मुरली भरावा का क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, आई उधर वाला ही पोइवा को जानता है? पोइवा गांव में हुआ था। आगे बढ़ाओ। पोइवा गांव में हुआ था मेरे भाई। देखिए, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। उन्नीस सौ 28 में बिहार प्रदेश 1928 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 1928 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। जिसमें वित्त, श्रम और कृषि विभाग इनके जिम्मे था। उसी समय से देखना, बिहार में एक परिपाटी आ रही है ना कि जो डिप्टी सीएम होता है उसके पास वित्त विभाग होता है। देखते हैं, अभी भी बिहार की परिपाटी है। हाँ, अच्छा, गृह विभाग ना, उसके गृह विभाग इसके पास होता है। अब वित्त विभाग तो नीतीश कुमार के पास है और गृह विभाग इसके पास होता है। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन तेजस्वी के समय में किसके पास था? हाँ, अच्छा, गृह नहीं छोड़ता है। चलिए, चाचा को छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। इन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता एवं बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता और बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है।
बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। एक आदमी को और हमने कल बताया था आपसे, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 49वां भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित महोदय कर्पूरी ठाकुर कहां के थे? आए समस्तीपुर। या सुनो, कर्पूरी ठाकुर का एक बड़ा फेमस नारा रहा है। एक तो वो समाजवादी व्यक्ति थे। रुको, लिखना ही सब समझता है। समाजवादी व्यक्ति थे, समाजवाद के प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और उन्हीं का नारा अभी चलता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये विचार किसकी रही है? कर्पूरी ठाकुर की। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया को, वो भी समाजवादी थे। और लोहिया को भी पढ़ना चाहिए सबको, कि जब संसद या सदन आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए। ये कहा था राम मनोहर लोहिया ने, यदि सदन आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया, समझ रहे हो? अब समय है जनता को सड़कों पर आने का। आए अरविंद केजरीवाल, हाँ अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद। अगर जो युवाओं में एक आक्रोश है, क्यों नहीं हो? अगर हम लोग जितने टैलेंट है ना, सुनो, अगर चल के अमेरिका वगैरह में सिविल सेवा की परीक्षा दे तो वहां क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन भारत में फेल कर जा रहे हैं। दिक्कत है भाई। हाँ सच में आप में जितनी क्षमता है ना, आपको थोड़ी सी अगर अंग्रेजी आए तो आप अमेरिका में जाकर के मास्टर बनने की ट्राई करो, वहां मास्टर बन जाओगे। लेकिन बिहार में मास्टर बनना आसान नहीं है सर, वहां तो खोजा जाता है। और ये आलम पहले नहीं था। 1960 का दशक आप याद करिए कि नौकरी के लिए लोगों को घर से बुलाया जाता था, पता है ना? गांव में बस लेके चल जाता था आर्मी वाला सब, बस, और कहता था कौन कौन इस साल मैट्रिक पास किया है। हाई स्कूल से जो है लिस्ट निकलवाया जाता था, इस साल कौन कौन मैट्रिक पास कर लिया है। जितना मैट्रिक पास किया उसके घर पहुंच जाता था, तो गार्जियन भी कहता था कि क्या होगा, नौकरी दूगो भैंसी रखेगा, पालेगा और आराम से जीवन जी लेगा। हाँ, नॉन मैट्रिक भी। तो युवाओं को गन्ना के खेत में, खास करके हमारे यहाँ गन्ना के खेत में छुपा के रखा जाता था कि अगर तुम गांव में रहेगा तो ले जाएगा नौकरी में, तो तुम्हारा खाना हम लोग पहुंचा देंगे, तुम गन्ने के खेत में दिन भर रहो, रात में आना सोने के लिए। ये हालात थी नौकरी का, समझ रहे हो? और हाय, किसकी हाय लगी इस नौकरी को कि आज मिलने का नाम नहीं लेता है क्या? हाय लग गई है उस नौकरी को। छोड़ो, लिखो एक लाइन में। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 को, इनका जन्म 1924 को बिहार राज्य के 1924 को 24 में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के पीतौझिया गांव में हुआ था। पीतौझिया गांव में हुआ था। बोर्ड पर लिखे क्या? चलो मेरे भाई आओ। पीतौझिया गांव में हुआ था। कौन सा गांव है? पीतौझिया गांव में हुआ था। गांव कौन सा है? पीतौझिये है। अब कर्पूरी ग्राम नाम रखा गया है इसका। हाँ, अब इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, कर्पूरी ग्राम नाम है इसका। बहुत अच्छी बात है, अब इसका नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है। लिखो, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री कब? 1970-71 और 77-79। 1970-71 और 77-79 2 बार सीएम बने थे।
सीएम याद रखना है, 2 बार बने थे। पहला बने थे 1970 से 71 में, और दूसरा बने थे 1977 से लेकर के 1979 में, 79 में, 1977 से 79 में 2 बार ये बिहार के सीएम रह चुके हैं, 2 बार बिहार के सीएम रह गए। लिखिए 49वां भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करंट जोड़ लो। हाँ, उप मुख्यमंत्री थे, तो उप मुख्यमंत्री क्या लिखेगा, 67 में ही उप मुख्यमंत्री बने थे। जयप्रकाश नारायण, हाँ क्या पूछ रहे हैं, 49वां भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 49वां भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध या जाना जाता है, किस नाम से, जी हाँ, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जन्म कब हुआ था, 1902 में, 1902 सारण का सिताब दियरा, 1902 सारण का सिताब दियारा, 1902 में जन्म हुआ था। कहां हुआ था, सारण का सिताब दियरा में हुआ था। बड़ी जीवन जबरदस्त रहा है इनका भी, ठीक है। सुनो, जयप्रकाश नारायण जिनका विवाह राजेंद्र बाबू के प्रयास से हुआ, और हुआ किनसे, ब्रज किशोर प्रसाद एक वकील हुआ करते थे, एडवोकेट थे, उन्हीं की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ था, प्रभावती देवी से हुआ था। विवाह 1920 में हुआ, और विवाह के बाद ये अमेरिका पढ़ने गए। विवाह के बाद, आज भी देखना लोग जितनी एकाग्रता से विवाह के बाद पढ़ता है, पहले नहीं पढ़ता है। पहले पढ़ता तो विवाह में और ही हाँ मजा आता। तो कुछ सोच रहा होगा कि लगता है कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या। गलती नहीं कर रहे हो, ये आप में भटकाव है, आप अपने को केंद्रित कर लो, है कि नहीं है, कि विवाह तो सबका होना ही है, आज हो या कल विवाह तो आना ही है। अब ये चले गए कहां, अमेरिका। प्रभावती देवी की एक आदर्श चीजें हमको याद आती है कि दोनों में थोड़ी बातें नहीं बनती थी, उनमें और इनमें। उतना बड़ा वकील की बेटी से विवाह करके आप अमेरिका जा रहे हो, कोई बात रहा होगा। ये भी जिद्दी ही कर दी कि जाओ आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। पुरुषों का तो आपने बहुत सुना होगा कि ब्रह्मचर्य रहे, लेकिन वो महिला जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म को पालन किया, बाद में मां कस्तूरबा के संपर्क में आ गई, और फिर गांधी के संपर्क में आकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में जबरदस्त भूमिका निभाई। और 1942 में तो बिहार की महिलाओं का नेतृत्व किया था, जो पटना चरखा समिति का गठन किया था अगम कुआं में। चरखा समिति का गठन किया था प्रभावती देवी ने अगम कुआं में। ये सब परीक्षा के लाइनें हैं, पढ़ के रखना। उस महिला का आदर्श बहुत सम्मानित है और इतिहास में गौण कर दिया गया है। इतिहास में पहले महिलाओं को लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो और कभी देखोगे कि दोनों का विवाद सामने नहीं आया। बहुत अच्छी बातें हैं। एक लाइन में लिखिए, जयप्रकाश नारायण अब तो जो है
स्विताब दियरा अभी भी सारण में ही होना चाहिए। ये सारण में कहाँ भाई, ये उत्तर प्रदेश अभी जो है वो बक्सर वाला क्षेत्र ना उत्तर प्रदेश है। हाँ तो सिताब दियरा सारण, सिताब दियरा ये बिहार में ही है और सारण में ही है, श्योर है। नहीं तो इतने सारे किताबों में यही लिखा है, इसको बदल दिया रहता ना, ठीक है। मत देखा है भाई, गूगल 1-2 साल पहले ठीक था, देखना भी होगा तो थोड़ा बढ़िया। मैं आपको बता चुका हूं, इंसाइक्लोपीडिया या ब्रिटेनिका, इन दो चीजों पर भरोसा रखिएगा, तीसरा चीज नहीं देखना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग के साथ भी घटना घटती है, देखो ऑन रिकॉर्ड, इतने अच्छे 12 साल से टीचिंग में है, उसके बाद भी कभी कभी गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और गलत इंफॉर्मेशन जब हम लोग को पकड़ा जाता है तो आप लोग किस खेत के हैं। हम, मेरे साथ भी ये घटनाएं घटी है कि बहुत चीजें किताबों में नहीं मिला तो हमने गूगल का सहारा लिया और बहुत बार गलत ही पकड़ा गया, क्योंकि 2-3-4 साइट पर कवर किया, तीनों पर वह लिखा है, पता चला कि वो गलत है और तीनों पर एक ही मिल रहा है। तो जब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा भी एक मिल जाता है तो इंसान के अंदर में एक कॉन्फिडेंस आता है कि लगता है सही है, लेकिन चारों फेल कर जाए तो मुश्किल होता है ना, ये घटनाएं घटती है। चलिए ठीक है, आगे लिख लेना 2 लाइन में। क्या लिख रहे थे भाई, कुछ लिखे हो कि नहीं? हाँ, जन्म केवल लिखे हो, लिखे या समाजवाद विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के थे, जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, जहां से हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, जहां से कब? हाँ, दिवाली के दिन दीवार फांद कर निकले और नेपाल में आजाद दास्ता का गठन किया, नेपाल में आजाद दास्ता का गठन किया, आजाद दस्ता का गठन किया, जो छापामार युद्ध के लिए छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, स्वतंत्रता के बाद, चाहे रुको एक चीज और लिख लेना, रुको वहीं पर रुको, एक घटना और है उनका, वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये भी बार बार पूछा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? 1934 में। 1934 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? सॉरी, महासचिव इस पार्टी के कौन थे? यही थे महासचिव जेपी, जयप्रकाश नारायण। ये इसी को लिख लेता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी, दोनों अलग बातें नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन बिहार सोशलिस्ट लिख करके पूछेगा, याद रखिएगा, बीपीएससी ने पूछा भी है तो बिहार सोशलिस्ट करके पूछा है, सिविल वाले में पूछा है, जी हाँ।
2-3 साल के बाद तो सिविल और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप लोग भी सिविल देने के लिए तैयार रहिए, सब लोग इस साल सिविल देना, ठीक है। आप सबके साथ हम हर एक पल खड़े हैं। हाँ, सिविल देना, निकलेगा, स्टाम्प पर लिख देंगे, अगर पढ़ेगा तो निकल के रहेगा। महासचिव जयप्रकाश नारायण, महासचिव कौन है? जयप्रकाश नारायण, जेपी। देखो 1974 में इन्होंने 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाया। 74 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाया। जो इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध था। माझी जी को जरूर पढ़ के रखना, दशरथ माझी क्या कमाल के व्यक्ति है, नहीं है? सुनो, एक चीज है, यदि प्रेम स्वार्थ से ऊपर हो तो इंसान हर कुछ कर गुजरने को तैयार हो, लेकिन स्वार्थ के यदि दामन में लिपटा हुआ प्रेम हो तो फिर मुश्किल है कि वो प्रेम बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करे, बहुत मुश्किल है ना। दशरथ माझी इस व्यक्ति की वो भावनाएं, कब जन्म हुआ था? बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 1934 में, 1934 में जन्म हुआ था गया के गहलौर नामक गांव में। और वो व्यक्ति जो गया के गहलौर में एक मजदूर व्यक्ति, पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, 55 किलोमीटर दूर अस्पताल जहां ससमय नहीं पहुंचाया जा सका, डेथ कर गई। तो अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में, अब पूरे भारत सरकार को भी प्रेम के प्रतीक ताजमहल को हटा देना चाहिए, प्रेम का प्रतीक घोषित किया जाना चाहिए दशरथ माझी मार्ग को, कि पूरे विश्व के एक दूसरे के चाहने वाले इसके आकर के भ्रमण करें। सुनो, अब वाकई में ताजमहल बनवाने में शाहजहां का क्या योगदान है? उजय राजा है, शाही परिवार से है, पैसे के अंबार है, मजदूर लगाया और ताजमहल बनवा दिया, उसमें उसका क्या गया? लेकिन दशरथ माझी को रखना चाहिए कि एक व्यक्ति ने एक छेनी और हथौड़ा लेकर के और अपनी दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी प्रतिज्ञाओं से उस पहाड़ पर पहला दिन मारा होगा, छेनी हथौड़ा से प्रहार किया होगा, तो क्या लगा होगा इस दुनिया को कि पागल हो गया है। सच में लोग गालियां दिए होंगे कि नहीं? हर पहला वार पर गाली मिलती है, ये सीख है कि जब भी आप पहला काम करने जाओगे गालियां मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप पहले काम में मन लगा दिए फिर लोगों के अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि लगता है कि कुछ होने वाला है। फिर दशरथ माझी को 22 वर्षों का वार और उन्होंने 55 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर में बदल दिया। ये प्रेम के प्रतीक के रूप में विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पलकों पर इसे दिखाया जाना चाहिए। अफसोस है कि बिहार में है, और उससे अफसोस है कि बिहार सरकार का भी फोकस नहीं है, और उससे भी अफसोस है हाँ चलो, माई कौन है ठीक है, हाँ सच है। लिख लीजिए एक लाइन दशरथ माझी को, और घर में ले आके टांग देना, दशरथ माझी हम ही बनेंगे,
है कि नहीं है? हाँ, हम ही बनेंगे दशरथ मांझी, चलो। नहीं, एग्जाम क्रैक करना है। अरे तो दशरथ मांझी के भावना से एग्जाम क्रैक करना कितनी छोटी बात है। जो व्यक्ति 22 साल हथौड़ा छेनी चला दिया, उसके अनुयायियों को एक एग्जाम पार करना क्या। एक तो ये कहो कि सर मोहब्बत की एक लकीर हो तो हम आईएएस बन जाते, ये तो उससे कम नहीं है। हाँ लोल आदमी है जी। लिखिए, एक लाइन लिखिए। दशरथ मांझी 1934 में बिहार के 1934 में बिहार के गया जिले में बिहार के गया जिले में गहलौर नामक स्थान पर जन्म हुआ। गहलौर नामक स्थान पर जन्म हुआ। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। मांझी द माउंटेन मैन, एक फिल्म भी आई थी, किसकी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है। और एक ऋतिक रोशन ने भी तो बनाया था कुछ, सुपर 30। और सत्य में वो जयते में भी चला है ना दशरथ मांझी। ठीक है, लिखे। मांझी मांझी द माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने एक हथौड़ा और छेनी से 22 वर्षों के अथक प्रयास के बाद, एक हथौड़ा और छेनी से 22 वर्षों के अथक प्रयास के बाद पहाड़ काट कर रास्ता बनाई तथा अपने, थोड़ा कसीदे गढ़ दे, तथा अपने बुलंद हौसलों से तथा अपने बुलंद हौसलों से अपने बुलंद हौसलों से जिला, राज्य और देश का नाम रोशन कर दिया। उनकी मैडम की आत्मा को जबरदस्त शांति मिला होगा क्या? हाँ, ईश्वर करे कि बिहार का हर एक पुरुष में दशरथ मांझी हो, है कि नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, खास करके उन लोगों के पुरुषों में तो दशरथ मांझी जरूर है जो विवाह के बाद भी यहां ला करके पढ़ा रहे हैं। हाँ, इस रूप में तो दशरथ मांझी जरूर है कि नहीं है? नहीं तो गांव में हजारों महिलाएं, आप लोग गर्वान्वित होना, बिहार में हजारों महिलाएं आज भी अभी रोटी बेलने में व्यस्त है। और आप बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए कभी भी सम्मान में कमी मत करना। आगे लिखो। एक आध व्यक्ति को और पढ़ ले। घर से बिस्मिल्लाह खां को पढ़ के आना एक बार। बिस्मिल्लाह खां पता है ना आपको? बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से नवाजे गए हैं ये भी। हाँ, एक लाइन लिख लो। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत के राष्ट्रीय समारोह में भारत के राष्ट्रीय समारोह में सहनाई वादन किया था। सहनाई वादन किया था। 2001 में इन्हें 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। जन्म बक्सर के डुमराव गांव में। जन्म बक्सर के डुमराव गांव में। डुमराव डुमराव गांव में।
बीपी मंडल का नाम सुने? हाँ, मंडल आयोग। एक बार बीपी मंडल को भी पढ़ के आना। द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। ठीक है, आए सब तो महाने हैं। बीपी मंडल, इसलिए तो आजकल आप लोगों से पूछ नहीं रहे हैं ना कि सारा समय सदुपयोग करके आप लोगों को पढ़ा दें, और क्लास ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। आज छोड़ना भी ठीक नहीं लगता है कि बीच में छोड़े भी कैसे, इन चीजों को स्किप नहीं किया जा सकता है। आए, हाँ नागार्जुन भी है, निश्चित रूप से नागार्जुन है, कल देख लेंगे। जितना है नागार्जुन है, ये है उस श्री कृष्ण सिंह अभी छूटे हुए हैं, मजहरुल हक छूटे हुए हैं, अभी खुदा बख्श छूटे हुए हैं। अरे महान लोग हैं, खुदा बख्श को कौन नहीं पढ़ेगा? देखता है ना खुदा बख्श लाइब्रेरी, उनको भी पढ़ना चाहिए। तो इन लोगों को एक बार पढ़ के रखिएगा। और बिहार के पर्सनालिटियों पर सबका एक बेहतर शानदार समझ होनी। आए, बतख मियाँ हाँ बतख मियाँ तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं।